बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पिरेंट, कन्वेंसिंग एंड प्लीडिंग हमारा जो है वो लेक्चर्स जो है उस पर जारी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए सबसे लोगों से ये शेयर किया होगा, खुसूसन वो लोग जिनके बारे में आप जानते होंगे कि वो एडीए की तैयारी कर रहे हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने फेसबुक सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ आप वो फाइल जो है ए टू ज़ी वाली वो ज़रूर आपने शेयर की होगी। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अब कोई, जब हम इतना आगे निकल चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो कोई मुझे टेक्स्ट करके ये नहीं कहेगा कि मुझे इल्म ही नहीं था कि मुझे अभी तक जो है कि आप गाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको अपनी ज़िम्मेदारी जानिए। हो सकता है उसके सदके अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाब कर दे। डियर एस्पिरेंट्स, आज एक लेक्चर में हमने ये देखा कि रिलीफ कैसे लिखते हैं, एक लेक्चर में हमने ये देखा कि रिलीफ कैसे लिखते हैं, और एक में हमने ये देखा कि कोर्ट फी वैल्यू ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन एंड जुरिडिक्शन जो है वो किस तरह से जो है वो लिखते हैं। तो आज हम लोग जो है वो लिखने जा रहे हैं कि एक काज ऑफ एक्शन जो है उसको प्लेंट में जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उसका रेलेवेंट लॉ क्या है। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको जो है लेके जाना चाहूँगा सीपीसी में जो ऑर्डर 7 है। तो उसमें आप देखिएगा ये ई है, द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अराइज। अच्छा, द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन, ये बेसिकली ये तो प्लेट की बॉडी है ना। देखें आगे फिर रूल 2 के साथ मिला के करें जो कहता है कि ओनली मटेरियल पार्टिकुलर्स टू बी मेंशन्ड। ठीक है, जो आर्टिकल 6 रूल 2 है शायद। लेकिन यहाँ पे हमने ये वाला पैरा लिखना है व्हेन इट अरोज, कॉज ऑफ एक्शन व्हेन इट अरोज। अच्छा, अब ये है कि इसका लिखना क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया था, जैसा कि मैंने आपको जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको बताया था कि वो जो हम लोग कोर्ट फी के बारे या जुरिडिक्शन के बारे में लिखते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि क्या क्या वो कोर्ट की जो है वो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन बनती है या नहीं बनती, या क्या उसने कानून के मुताबिक कोर्ट फी चस्पा की है या नहीं की। अच्छा, इसका मकसद क्या है, कॉज ऑफ एक्शन लिखने का मकसद क्या है। वो ये मकसद है कि देखना ये है कि क्या वो दावा विद इन लिमिटेशन दायर हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन एक शख्स ये कहता है कि जनाब मुझे कॉज ऑफ एक्शन इस डेट को अरोज हुई, ठीक है। तो अब अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो दावा 3 साल में होना है। अगर किसी ने किसी से जो है वो क्या कहते हैं वो लेना है वापस, कर्जा वापस लेना है, उसकी लिमिटेशन 1 साल है। तो हर चीज़ की लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन कहाँ से काउंट होगी, जहाँ से उसको कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ। बेशक वो क्वेश्चन ऑफ एविडेंस है, शहादत के बाद देखा जाएगा कि क्या उसको वो कॉज ऑफ एक्शन उस डेट पे अक्रू हुआ था या उससे पहले हुआ था। लेकिन अगर एक शख्स ने एलेज नहीं किया प्लेंट में, तो फिर तो हो सकता है उसका जो दावा है वो वैसे उसकी प्लेंट जो है उसको क्या कर दिया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये जो बात मैं आपसे कहना चाहता था कि कॉज ऑफ एक्शन को जो है लिखने की ज़रूरत इसलिए है कि ताकि पता चले कि क्या उसका दावा जो है वो उसके मुताबिक विद इन लिमिटेशन है या नहीं है। मतलब एक शख्स कहता है रिकवरी ऑफ कब्जे का दावा करता है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, और वो खुद लिखता है कि मुझे कॉज ऑफ एक्शन आज से 15 साल पहले जो थी वो अराइज हुई जब उसने देने से इनकार कर दिया। तो अब उसके अपने मुताबिक वो 12 साल के बाद आया, तो उसका दावा विदाउट फर्दर वो जो है वो खारिज हो जाएगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि कॉज ऑफ एक्शन जो है उसको मेंशन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट करें इसकी लिखने की, इसको देखिए एक चीज़ मैंने बताया आपको कि इसका पर्पस क्या है कि लिमिटेशन को काउंट किया जा सके। ठीक है, तो फिर लिमिटेशन एक्ट का भी वो जो शेड्यूल में, वो जो एंड पे शेड्यूल में वो जो तीसरा कॉलम है, मतलब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो उसमें 3 ईयर कहाँ कब से हैं,
the date fixed for performance, or if no such date is fixed, when the plaintiff has noticed that performance is refused। यानी ये वो commencement की डेट बता रहा है, ठीक है। तो ये भी मसलन एक है, फर्ज करें हम पोजेशन की देखते हैं, वो मेरे ख्याल आर्टिकल 144 है पोजेशन के बारे में, जो लिमिटेशन है 12 साल की, वो है when the date of dispossession of or discontinue, जिस दिन उससे जो है वो कब्जा छीन लिया गया, उस दिन से उसका काज ऑफ एक्शन जो है वो क्या हुआ, अक्रू हुआ। तो मैं अब अपनी बात को जो है वो उसको इस तरह से कंक्लूड करता हूँ कि जो काज ऑफ एक्शन है उसके बारे में हमने एक तो ये बताना होगा कि वो कब कमेंस हुआ, ठीक है, और कब उसको फाइनैलिटी अटैच हुई, ठीक है। ये हमने इसके अंदर जो है वो हमने लिखना होगा, ठीक है। ले जी अब फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम मुख्तलिफ दावाजात में लिखते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फर्ज करें हम करते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल। थैंक यू। ठीक है, हम देखते हैं कि जी इसमें हमने किस तरह से लिखना है, वो क्या कहते हैं उसको। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड, ठीक है। अब देखें एग्रीमेंट टू सेल है ना, तो कॉज ऑफ एक्शन कब अक्रू हुआ होगा, जिस डेट को उसकी परफॉर्मेंस होनी थी लेकिन उसने उसको क्या कर दिया, इनकार कर दिया। द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड ऑन 10, ठीक है, 10/2019 when defendant lingered, when defendant क्या कहेंगे उसको, लेतो लाल से काम लेना, when defendant failed to perform the agreement by executing a sale deed in favor of the plaintiff and got finality, ठीक है, 1 week ago, 1 week ago when he flatly refused to perform the contract या agreement। एक बात लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी बोलिए जी। तो आपने देखा कि उसमें मैंने बताया कि काज ऑफ एक्शन कब शुरू हुआ और कब उसको पेनाल्टी जो है वो अटैच हुई। अच्छा एक हम देखते हैं सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट को कैंसिलेशन करवाना है तो उसकी लिमिटेशन 3 साल होती है, और 3 साल होती है, और वो कब से स्टार्ट होती है, जब उसके नॉलेज में आ जाता है, जब उसके नॉलेज में आ जाता है। तो अक्रू तो उस वक्त ही हो गई जब वो डॉक्यूमेंट जो था वो बना, 4 डॉक्यूमेंट बना, और उसने फाइनलिटी कब अटैच की। अच्छा जी, और उसके बाद क्या हुआ कि अक्रू कब हुआ, जब उसको उसका नॉलेज हुआ, और गॉड पेनल्टी कब किया, जब उसने उसको मनसूख करने से इनकार कर दिया कि मैंने इसको मनसूख नहीं करना, ठीक है। मसला व्हेन प्लेंटिफ
came to know about the existence of uh, alleged about existence of forced sale deed, ठीक है, and got finality 1 week ago, ठीक है, when defendant refused to consider it cancelled। ले जी, ये भी एक वो हो गया कि काज ऑफ एक्शन कब अक्रू हुआ और कब उसको पेनल्टी जो है वो अटैच हुई। अच्छा अच्छा, एक मिनट। सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर। अच्छा, अब ये देखें ना कि ये होगा ऑब्वियसली जो डेफर्ड डावर है वो तो पेएबल एट द डेथ और डिवोर्स होता है, ठीक है। तो अगर वो प्रॉम्प्ट डावर है वो इमीडिएटली पेएबल ऑन डिमांड होता है, ठीक है, कि जब वो कह दे तो वो कह द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड ऑन कोई भी डेट 10/10/2019 व्हेन प्लेंटिफ demanded to pay her prompt dower and which got finality 1 or 2 weeks ago when defendant flatly refused to pay the same। क्यों जी, बोलिए, समझ आ गई मेरी बात की आप लोगों को? ठीक है। अच्छा अच्छा जी, और देखते हैं एक। वो ये क्या हो गया? सूट फॉर रिकवरी ऑफ ये भी हो गया। अच्छा, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डेट, ठीक है, फर्ज कर लें ये दो cause of action accrued on ये when plaintiff failed to pay the debt and got penalty on 1 week वो 1 week में वैसे लिख रहा हूँ, आप जो मर्जी लिख रहे हैं। when defendant reflexly to pay the same। क्यों जी, बोलिए जी, इसकी भी समझ आ गई आपको? ठीक है। तो अच्छा, फर्ज करें एक है जी सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स है, डावरी आर्टिकल्स है। तो इसका क्या होगा? द कॉज ऑफ एक्शन, द cause of action accrued on 10/10/2018 when defendant kicked out the plaintiff from his house, ठीक है, after snatching the dowry articles and which got finality 1 week ago when defendant flatly refused to return the same। ठीक है जी। अच्छा, अगर डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शंस हों तो भी कोई इशू नहीं है। देखें, मतलब मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स एंड डिलीवरी चार्जेस, ये है, ठीक है। तो फिर लिखना है द कॉज ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम ऑफ डावरी आर्टिकल्स
accrued on ये when got from when you and in respect of डिलीवरी चार्जेस। अच्छा, ये उस वक्त है जब उनकी डेट्स मुख्तलिफ होंगी। अगर डेट्स एक ही हैं तो फिर सबके लिए आप एक ही लिख सकते हैं, ठीक है, कि मसलन लेकिन डिलीवरी चार्जेस के लिए मैं डिलीवरी कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड ऑन जिस दिन वो बेबी पैदा हुआ, ठीक है, फर्ज करें 10/10/2019 व्हेन प्लेंटिफ नंबर 2 माइनर वाज born and which got finality, ठीक है, 1 week ago when defendant refused to pay the delivery charges, ठीक है, was born in a hospital एंड गॉट पेनल्टी। मैं एक बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ये आपने काज ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट डेट बनने हैं तो आप फिर 1 बाय 1 करके भी उनका काज ऑफ एक्शन जो है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आपने वो लिमिटेशन को सामने रखते हुए वो आपने जो है वो उसको लिखना है। बाकी तो फिर आपको पता ही है कि हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और वहाँ पे हम उसको जो है हम लोग जो है वो कवर भी कर लेंगे, हम उसको जो है वो देख भी लेंगे। अच्छा, एक चीज़ रह गई, देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक होता है रिकरिंग कॉज ऑफ एक्शन। रिकरिंग कॉज ऑफ एक्शन होता है जो कंटिन्यूड हो, ठीक है, उसमें जो है यानी हाँ वो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो वो उसमें फिर लिमिटेशन कहाँ से रन करती है, जहाँ पे लास्ट टाइम वो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो क्या हुआ हो, अक्रू हुआ हो। मसलन एक है सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अक्रूड ऑन first time when defendant interfered into the peaceful possession of the which is in peaceful possession of the plaintiff and which is still continued, ठीक है, कि वो अभी भी जो है वो उसमें बार बार कब्जे में क्या कर रहा है, मदाखलत कर रहा है। तो रिकरिंग काज ऑफ एक्शन भी जो है वो उसके बारे में भी काज ऑफ एक्शन जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाँ, मैंने आपको बताया कि काज ऑफ एक्शन को किस तरह कंस्टिट्यूट करते हैं, उसका आगाज़ लिखते हैं, उसका इख्तिताम लिखते हैं, मकसद उसका लिमिटेशन होता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।